बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वो कहते हैं कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के पास पहुँच गए हैं, ये दरख्वास्त लेकर जो मेरे हाथ में इस वक्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर के जी हुकूमत को जो रिस्पोंडेंट्स हैं 6 फरीक बनाए हैं इस दरख्वास्त में शहबाज शरीफ साहब ने कि इनको बुलाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई इन पर अमल में लाई जाए और सजा दी जाए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल दिया गया है और शहबाज शरीफ के हवाले से 7 मई को जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था बाहर जाने की इजाज़त का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया हुकूमत ने। तो एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है और दूसरी तरफ हुकूमत के अमल दरामद न करने पर शहबाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त अब एक नई दायर हो गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। मैं आपको जो शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की है जो 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है और 22 इसके पॉइंट्स हैं, वो उसका खुलासा मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको पता चले कि क्यों शहबाज शरीफ चाहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हुकूमती इदारों पर अमल में लाई जानी चाहिए। क्यों चाहते हैं, वो कैसे इस्टेब्लिश किया है अपनी दरख्वास्त में शहबाज शरीफ साहब ने। आर्गूमेंट्स तो जाहिर है तब होंगे जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, ये आर्गूमेंट्स तो तब होंगे, लेकिन बहरहाल जो पॉइंट्स एप्लीकेशन में दरखास्त में डाल दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, वो सीधा सीधा पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए जो दरखास्त है, ये इसमें 6 फरीक बनाए गए हैं। सबसे पहले सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी दाखिला मिस्टर यूसुफ नसीम खोखर, इनको फरीक बनाया गया है। दूसरा फरीक है वाजिद ज़िया साहब, डायरेक्टर जनरल FIA। तीसरा फरीक है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, डायरेक्टर FIA लाहौर। मिसेस आयशा आगा खान, ये डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मिसेस रजिया परवीन, ये इंस्पेक्टर इमिग्रेशन है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और छठे इसमें जो फरीक हैं वो राना एजाज हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं इमिग्रेशन के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये 3 एयरपोर्ट के हुकाम, यानी इन्होंने ये जरूरत कैसे की कि इन्होंने इनको बाहर नहीं जाने दिया। 3 इमिग्रेशन के लोगों को फरीक बनाया गया है। 2 जो अफसरान हैं वो FIA के हैं और 1 सेक्रेटरी दाखिला, इनको फरीक बनाकर ये दरख्वास्त दायर की गई है। और इस दरख्वास्त में सबसे पहले ये पहला पॉइंट ये है, 22 पॉइंट है, मैं आपको उसका खुलासा जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि आपको एक ओवरऑल फील आ जाए दरख्वास्त की, आपको पता चल जाए कि शहबाज शरीफ के वकला के जहन में क्या है और वो किस बुनियाद पर तौहीन अदालत चाहते हैं। तो पहले पॉइंट पर उन्होंने लिखा है कि जनाब साबित हो गया है कि हुकूमती इदारे और जो एजेंसीज हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ये दरख्वास्त जो दायर की जा रही है, ये केस कानून की बेइज्जती, अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और तौहीन की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पहले पॉइंट में तो शहबाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज साहब और आजम तारा जिनके तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर हुई है उसमें लिखा है। दूसरे में फिर वही जो हर दरख्वास्त में ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये हर दरख्वास्त में होते हैं। हर दरख्वास्त में ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और वाकई कॉपी पेस्ट ही होता है। लिखा हुआ है कि पिटिशनर एक जो दरख्वास्त गुजार है वो एक आला सियासी खानदान से ताल्लुक रखता है। ये 1998 से लेकर अब तक सियासत में है। 1998 में जो है वो ये 98, 90, 1990, 1993, 97, 2008, 2013 ये जो है वो, और फिर 2018 का इलेक्शन लड़ा, 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहा, 2 मरतबा जनाब ये अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो ये तफसील सारे उनकी लिखी है और बताया कि बड़ा एक वेल नोन पॉलिटिकल फैमिली के साथ उनका ताल्लुक है। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स और एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स। तो उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया बतौर चीफ मिनिस्टर, ये उनकी कारकर्दगी बताई गई है। फिर चौथा पॉइंट में लिखा है कि 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत ने पटिशनर की किरदार कुशी के लिए एक मुहिम शुरू कर दी और उन पर झूठे केसेस बनाए गए। ये उन तमाम केसेस का जिक्र हो रहा है जो साफ पानी और आशियाना और बाकी जो केसेस हैं, और नैब का इसमें जिक्र किया गया है कि जो कंप्लेनेंट की फैमिली मेंबर्स हैं उनको नैब की तरफ से जो है वो झूठे केसेस का सामना है। 5वां पॉइंट यह है, वो कहते हैं 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार कर लिया गया और 64 दिन तक उनका रिमांड लिया जाता रहा। अच्छा जी, अब आगे चलिए। वो छठे पॉइंट में कहते हैं कि जब शिकायत कुरिंदा उस वक्त हिरासत में था तो DG नैब लाहौर ने आमदन से ज्यादा सासों की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी। फिर आशियाना और रमजान शुगर मिल में दरखास्त गुजार को जमानत मिल गई और उस जमानत का जो ऑर्डर है और पटिशन है, रिट पटिशन, उसका नंबर इसमें साथ में अटैच किया गया है। 110 सफ़हात के नेक्स्चर्स हैं वैसे इस दरखास्त के साथ जो लगाए गए हैं। 110 सफ़हात पर
के नेक्स्चर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए गए हैं, तो उसका हर पॉइंट के साथ हवाला दिया गया। आगे वो कहते हैं कि 21 फरवरी 2019 को दरखास्त गुजार ने ECL से नाम निकालने की दरखास्त की, जो मंजूर हो गई पहली मरतबा, और शहबाज शरीफ साहब ने अपने चेकअप के लिए यूके का दौरा किया। आगे की वो पॉइंट नंबर 9 में लिखते हैं कि बदला लेने के लिए मुतल्लिका इदारे ने असासों के केस में कॉल अप नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। बदला लेने के लिए मुराद यह है कि चूंकि उनको ECL से नाम निकल आया और वो बाहर भी चले गए, तो इस गुस्से में आकर जो मुतल्लिका इदारे थे, नैब की तरफ उनका इशारा है कि उन्होंने असासों के केस में कॉल अप नोटिस जारी करने शुरू कर दिए और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पिटिशनर ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की, जो बाद अज़ां खुद ब खुद डिसमिस हो गई, क्योंकि 28 सितंबर 2020 को वो दरखास्त वापस लेकर शहबाज शरीफ साहब ने आज खुद गिरफ्तारी पेश कर दी थी। इस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं कि उसकी सियासी वजूहात थी। पॉइंट नंबर 10 में वो कहते हैं कि दरखास्त गुजार 28 मार्च को जमानत के लिए दोबारा दरखास्त दी दरखास्त गुजार ने, और 22 अप्रैल को उन्हें जमानत मिल गई। ये भी जो ताज़ा जमानत मिली है उसकी बात हो रही है। अब यहां तक की कहानी जो है वो आप अक्सर उनकी दरखास्तें जितनी भी आती हैं, जमानत के लिए आए या जमानत के लिए दोबारा आए या अपील में जाएं, ये जमानतें ये सारे पॉइंट्स आते रहते हैं उसमें। अब जो पॉइंट्स आगे आ रहे हैं ये नए हैं, इससे रेलेवेंट है। अब वो कहते हैं अपने 11वें पॉइंट में कि इलाज के लिए जब दरखास्त गुजार बाहर जाने की तैयारी करने के बाद दरखास्त गुजार को पता चला कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, दरखास्त गुजार ने इस मसले के हल के लिए इसी मौजूद अदालत से रब्ता किया। रिट पिटिशन का नंबर जो है वो साथ में अटैच किया गया है। फिर आगे पॉइंट नंबर 13 पे आ जाइए। वो कहते हैं कि 7 मई को इसी अदालत ने दरखास्त पर समाअत की, जिसमें रिस्पोंडेंट की तरफ से राना अब्दुल शकूर, मिस रुकैया अमरीन, मुनज़्ज़ा शाहीन FIA की जानिब से पेश हुई। अच्छा, अब वो कहते हैं कि राना अब्दुल शकूर डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए थे और FIA के भी 2 नुमाइंदगान चूंकि मौजूद थे इसमें। ये पॉइंट वो इसलिए इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये जो बार बार हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमें तो ऑर्डर ही नहीं मिला और मुतल्लिका इदारों को फरीक नहीं बनाया गया और उनसे जवाब नहीं लिया गया, तो वो कहते हैं कि उस दिन ये लोग अदालत में मौजूद थे। ये हवाला दिया गया है। 14वें पॉइंट में वो कहते हैं कि इस पिटीशन को सुनने के बाद अदालत ने जो फैसला दिया वो हम साथ में लगा रहे हैं। तो आखिरी जो पैराग्राफ था जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इनका नाम ECL में ब्लैकलिस्ट में शामिल है तो निकाल कर इनको एक दफा 8 मई 2021 से 3 जुलाई 2021 तक 8 हफ्तों के लिए इनको बाहर जाने की इजाजत दी जाए। ये जो ऑर्डर था वो साथ में उन्होंने अटैच किया है। 15वें पॉइंट पर आए तो वो कहते हैं इस ऑर्डर के बाद दरखास्त गुजार बाहर जाने के लिए जब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसे बोर्डिंग पास जारी कर दिया गया, लेकिन फिर रिस्पोंडेंट नंबर 5 और 6 ने उन्हें ऑफलोड करके नाम ऑफलोड कर दिया और बताया कि उनका नाम PINL में है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 और 6 कौन है? मिसेस रजिया परवीन, इंस्पेक्टर इमिग्रेशन, और राना एजाज, ये सब इंस्पेक्टर इमिग्रेशन है। इनको भी बुला लिया, फ्रीक बना लिया कि जनाब इनको भी नोटिस जारी करें, इन्होंने हमें क्यों रोका। पॉइंट नंबर 16 में ये कहते हैं कि यहां यह बताना जरूरी है कि अदालत ने अपना ऑर्डर डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर और FIA के 2 डिप्टी डायरेक्टर्स के सामने सुनाया। इसके अलावा रिस्पोंडेंट नंबर 4 को यह फैसला, रिस्पोंडेंट नंबर 4 कौन है जी? रिस्पोंडेंट नंबर 4 मिसेस आयशा खान, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन। वो कहते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 4 को यह फैसला फोन और व्हाट्सएप के जरिए भी दिखाया गया और यह हुकूमत के भी इल्म में था, क्योंकि कई वजीर टीवी टॉक शोज में इस पर बात कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि इस पर टीवी टॉक शोज बात कर रहे थे और ये हमने भी ये व्हाट्सएप के जरिए से और जो है वो टेलीफोन के जरिए से ये ऑर्डर उन तक कन्वे कर दिया था, इसके बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। आगे 17वें पॉइंट में वो जाकर कहते हैं अपनी दरखास्त में शहबाज शरीफ साहब के वकील कि चूंकि वफाकी वज़रा और हुकूमती नुमाइंदगान टीवी शोज पर उसी दिन इस पर बात कर रहे थे, इसलिए अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला उनके इल्म में नहीं था। वो कहते हैं कि अगर जी ये इदारों को मिला, ये मंडे को मिला, यानी आज मिला, तो और उनके इल्म में पहले नहीं था, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद आया था ये ऑर्डर, तो वो झूठ बोल रहे हैं। दरखास्त में कहा गया वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके इल्म में था, क्योंकि वो टीवी टॉक शोज में इस पर बात कर रहे थे। अगर इल्म में नहीं था तो बात कैसे कर रहे थे? 18वें पॉइंट में वो कहते हैं कि दरखास्त गुजार तो बाहर का सफर ना करने देने के लिए बनाया जाने वाला जो बहाना है वो झूठा और कमजोर है, क्योंकि IBMS सिस्टम 24/7 काम करता है। वो कहते हैं कि जी चूंकि 24 ये कहना कि जी ईद की छुट्टियां आ गई थी इससे सिस्टम अपडेट नहीं हो सका, उनका नाम PINL में से नहीं निकाला जा सका। इसकी वजह यह है कि वो ईद की छुट्टियां थी, तो ये गलत है, क्योंकि जो IBMS सिस्टम है वो 24/7 24 घंटे 7 दिन काम करता है। तो ये गलत है इनका नुक्ता नजर।
19वें पॉइंट में कह रहे हैं, आखिरी 4 पॉइंट्स हैं, 19वें पॉइंट में वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी 7 मई का अदालती फैसला अता तारण ने रेस्पोंडेंट डीजी को यानी एफआईए को जाकर दिखाया 8 मई को कि जनाब ये देखिए लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आप अब तो इस पर अमल दरामद कर दें। अगले पॉइंट में वो कहते हैं कि 8 मई को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून अता तारण एफआईए ऑफिस लाहौर गए और उन्हें सॉफ्ट कॉपीज पेश की, लेकिन उन्होंने तहरीरी तौर पर कुछ भी देने से इनकार कर दिया, कोई भी यकीन दहानी तहरीरी तौर पर नहीं कराई। फिर वो कहते हैं कि बार बार यकीन दहानियां करवाई जाती रही ईमेल्स के जरिए से और मुख्तलिफ टेलीफोन के जरिए से, और लेकिन रिस्पोंडेंट ब्यूरो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यानी हम बार बार टेलीफोन करके ईमेल्स करके कहते रहे कि जी नाम ये देखें लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, नाम ईसीएल से निकालें या ब्लैकलिस्ट से निकालें या पीआईएनएल से निकाल दें, लेकिन ये इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। और वो कहते हैं कि रिस्पोंडेंट ने बदनीयती पर मबनी दानिस्ता तौर पर अदालत की हुक्म उदूली की। ये आखिरी पॉइंट था उनकी एप्लीकेशन का। उसके बाद उनकी प्रेयर है 2 निकात पर मुश्तमिल। वो कहते हैं कि तमाम प्रेयर ये है कि ऑल द रिस्पोंडेंट्स बी काइंडली समन्ड एंड प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तमाम रिस्पोंडेंट्स को तलब किया जाए और उन्हें तौहीन अदालत करने पर सजा सुनाई जाए, सजा दी जाए, और अदालत दरखास्त गुजार को उसका हक दिलाने में किरदार अदा करे। ये अमजद परवेज और आजम तारड़ साहब की तरफ से दायर की गई दरखास्त है, जिसमें वो ये प्रेयर कर रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन पर तौहीन अदालत लगाई जाए। अब मामला ये है कि जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि सुप्रीम इनका नाम अब पहले ईसीएल में नहीं था। अब इस सारी कार्रवाई के बाद पहले तो इनका नाम पीआईएनएल में था, अब ईसीएल में भी आ गया है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को नए सिरे से शायद जाना पड़ेगा ईसीएल की दरखास्त लेकर, या इसके बाद वो फैसला करेंगे क्या करना है, क्योंकि अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखेगी। तो सूरत हाल थोड़ी सी दिलचस्प है। अब देखिए शायद कुछ ही देर में ये ऐलान हो जाए, हमारे पास कॉज लिस्ट आ जाए कि कल के लिए केस फिक्स हो रहा है, तो आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल जो शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त है उसका मतन मैंने आपके सामने रख दिया है, इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि उनके आर्गूमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे अमजद परवेज साहब के, जब वो कल अदालत के सामने खड़े होंगे, या परसों, या जब भी ये केस लगता है। वैसे उम्मीद यही है कि कल लग जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।